नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको कंप्लीट देखना, और देखे भी हैं आपने, कमेंट्स भी की है तो आप लोग इसको शेयर भी कर दिया करो यदि आपको लगता है सही और सूटेबल मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। और ये पक्की बात है कि जो भी अभी तक के हमने पढ़े हैं तो उसमें हम कंप्लीटली सिस्टमेटिक वे से पढ़ रहे हैं। उसमें एको एक पॉइंट टू पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि कोई भी हमारा किस तरीके से एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं और आगे कौन से आर्टिकल में क्या प्रावधान है, लगातार हम पढ़ रहे हैं। यानी सिस्टमेटिक वे से हमने उसको कंप्लीट पढ़ा है अभी तक के जो भी लास्ट वीडियो हुई हैं। तो आप लोग इसको शेयर करना यदि आपको लगता है मैंने सही में मेहनत की है आपके साथ, तो आप लोग इसको शेयर करना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, कौन से भाग में उनका प्रावधान किया गया है, कब कौन से प्रावधान जोड़े गए, पहले मांग कितने की मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे अब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर क्या होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधे सवाल बन जाता है जैसे न्याय योग्य हैं मौलिक अधिकार या न्याय योग्य मौलिक अधिकार नहीं है, तो इनके संबंध में क्या क्या सवाल बनते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे इनमें अंतर, यानी मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अंतर, और फिर हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। तो आप लोग ध्यान से बोर्ड पर देखना और उसके बाद आप लोग इसको समझना। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले किस में अंतर की हम बात करते हैं, तो किस में अंतर पढ़ेंगे हम? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अंतर। नीति निदेशक तत्वों में अंतर, क्या प्रावधान, इनके अंतर के बारे में हमने बात करने की शुरुआत करते हैं। ये सब कंप्लीट मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 50, 51 किस तरीके से एग्ज़ाम में सवाल बनता है और कौन से आर्टिकल में क्या प्रावधान दिया गया है। अब हम बात करते हैं एक तरफ किसके बारे में? मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स, एक और दूसरी ओर क्या लिखना है हमें? फंडामेंटल या डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट एंड पॉलिसी के नाम से ये जाने जाते हैं। अब हम बात यहाँ करते हैं सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट की मैं बात करूँ, फंडामेंटल राइट्स संवैधानिक तौर पर संविधान में कहाँ इनका प्रावधान किया गया है। तो यदि मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ आता है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में प्रावधान किया गया है, और यदि मैं यहाँ बात करूँ, इधर मैं बात करूँ यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट इनके बारे में, तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में प्रावधान किया गया है। कंप्लीट अच्छे से मैंने पढ़ाया है किस आर्टिकल में क्या प्रावधान है किया गया है, तो आप लोग ध्यान से इसको समझ लेंगे। नहीं देखा है वीडियो आपने तो आप लोग देखना उसको। नेक्स्ट की मैं बात करूं यहाँ से अच्छा और बढ़िया पॉइंट आता है कि जो आर्टिकल
12 से 35 ये मौलिक अधिकार हैं, ये न्याय योग्य हैं या फिर नहीं हैं, यानी इनके संबंध में किसी न्यायालय में जाया जा सकता है या नहीं, तो बिल्कुल जा सकते हैं न्यायालय। किसके संबंध में? मौलिक अधिकारों में। तो यहाँ मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय जाया जा सकता है। इनके संबंध में न्यायालय नहीं जाया जाता है, नहीं जाया जाता है। अब यहीं से कॉन्सेप्ट बन जाता है कि क्या यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, यानी परिवर्तनीय है या फिर नहीं है। तो यहाँ से जब हम न्यायालय जा ही नहीं सकते तो उनके संबंध में ये कैसे हो जाएंगे? न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय, न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय। और यहाँ मैं बात करूँ ये कैसे हो जाएंगे जब इनके संबंध में न्यायालय जा सकते हैं, तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। अगला पॉइंट यहाँ से आता है, ये किसको दिए गए हैं अधिकार? फंडामेंटल राइट्स किसको दिए गए हैं? मौलिक अधिकार किसको दिए गए हैं? तो नागरिकों को दिए गए अधिकार हैं ये। और डीपीएसपी की मैं बात करूँ तो राज्य को दिए गए ये कर्तव्य हैं कि राज्य ऐसा करेगा और कैसा करेगा, ये लास्ट मैंने आपको वीडियो में बताया ही है किस आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान है। तो यह है नागरिकों को दिए गए अधिकार हैं, दिए गए अधिकार हैं। और यहाँ मैं बात करूँ तो ये किसको दिए गए हैं? यह है राज्य को दिए गए कर्तव्य हैं, दिए गए कर्तव्य हैं। जब आर्टिकल नंबर 37 आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है, यदि कोई भी विधि बनाएगा राज्य तो उसके संबंध में किसको ध्यान में रखकर बनाएगा विधि? जो लोग हैं या उस राज्य के जितने लोग हैं उनके हितों में क्या बनाएगा? विधि बनाएगा। किसको ध्यान में रखकर? डीपीएसपी को ध्यान में रखकर। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना। अब यहाँ से अगले की मैं बात करूँ और क्या प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलती है डीपीएसपी के संबंध में या फिर यहाँ मौलिक अधिकारों के संबंध में। तो यहाँ ये किस प्रकार के अधिकार हैं? तो यह है राजनीतिक अधिकार हैं, और इन अधिकारों की मैं बात करूं तो ये कौन से हैं? यह है सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं या प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। यहाँ की मैं बात करूँ, यहाँ यह राजनीतिक अधिकार हैं या राजनीतिक स्वतंत्रता को क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। और ये किसको प्रदान करते हैं? यह सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ये डीपीएसपी के संबंध में प्रावधान है ये, और ये किसके संबंध में है? फंडामेंटल राइट्स के संबंध में प्रावधान है। और क्या प्रावधान है अभी मैं लिखवाता हूँ, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलते हैं।
लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। इसको आप लोग शेयर कर दिया करो, क्योंकि बीच में हम लोग जब भी शुरू हो जाते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं। और आपने देखे होंगे पिछले वीडियो भी, हम लोग सिर्फ पढ़ाई की ही बात करते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते। तो आप लोग इसको खुद ही शेयर कर दिया करो। और देखो, अब हम बात करते हैं किसके संबंध में। यहाँ जो भी अगला पॉइंट है उस अगले पॉइंट में आप लोग लिखना। अच्छा सवाल यहाँ से बनता है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति किस प्रकार की है, यानी सकारात्मक प्रकृति के हैं या नकारात्मक कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं मौलिक अधिकार। तो अच्छे से आप लोग समझना ध्यान से। मौलिक अधिकार नंबर आप लोग लिख लेना, 4 5 जो भी था। मौलिक अधिकारों की प्रकृति, अधिकारों की प्रकृति किस प्रकार की है, ये नकारात्मक प्रकृति के हैं। मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, नकारात्मक है। और यदि मैं यहाँ की डीपीएसपी की बात करूँ अच्छे से, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, तो नकारात्मक प्रकृति है। क्योंकि यह किसको दिए गए अधिकार हैं, ये नागरिकों को दिए गए अधिकार हैं। और डीपीएसपी राज्य को दिए गए अधिकार हैं। राज्य ऐसा करेगा, इनके बारे में प्रावधान डीपीएसपी में मिलता है। और ये किस प्रकार की प्रकृति के हैं, यह है सकारात्मक प्रकृति के हैं। क्या इन पर बैन लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है या फिर नहीं, इनके संबंध में यहाँ सवाल बनता है। तो आर्टिकल नंबर 19 आप लोग पढ़ोगे, 19 आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ स्वतंत्रताएं 19(1) कै नंबर, फिर 19(1) ख नंबर, और उनके बारे में प्रावधान जैसे 19(2) में प्रबंध, उनके बारे में प्रतिबंध की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का क्या हो सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है मौलिक अधिकारों पर भी। जब आप लोग आर्टिकल 33 और 34 आप लोग पढ़ते हो तो यहाँ प्रावधान क्या देखने के लिए मिलता है कि जो सशस्त्र सीमा बल होते हैं उनमें शामिल जो नागरिक हैं उनके अधिकारों में हनन किया जा सकता है, उनके नागरिकों को अधिकारों को क्या किया जा सकता है, कम किया जाता है। और यहाँ आर्टिकल 34 में उस क्षेत्र में जहाँ मार्शल लॉ लागू है वहाँ पर क्या किया जा सकता है, इनके जो मौलिक अधिकार हैं उनमें हनन किया जा सकता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखना, मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों पर, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। और यहाँ मैं बात करूँ इनके संबंध में, इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना। और यहाँ मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो किस आधार पर होता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन आर्टिकल 358 358 आपातकाल के संबंध में प्रावधान है। वहाँ पर क्या 359 के आधार पर मौलिक अधिकारों का निलंबन आर्टिकल 358 359 के आधार पर
किया जाता है। यानी यहाँ किसके संबंध में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगता है? या तो आर्टिकल 33, 34 के आधार पर है, या फिर उसके बाद यदि पूरे नागरिकों की बात की जाए तो वहाँ आर्टिकल 358 और 359 के अनुसार क्या कर सकते हैं, इन पर निलंबन, इनका निलंबन कर सकते हैं। और डीपीएसपी की मैं बात करूँ तो इनका निलंबन किस प्रकार होता है, तो यह तब तक निलंबन रहते हैं जब तक राज्य क्या ना लाए, इनके लिए कानून ना बनाए, इनके संबंध में ना लोगों के लिए कानून ना बनाए। तो यह तब तक निलंबित रहते हैं जब तक राज्य इनको विधि के अंतर्गत न लाए, विधि के अंतर्गत न लाए। यानी कहने का अर्थ यहाँ क्या है, ये तब तक निलंबित रहेंगे जब तक कि राज्य विधि बनाते समय इनको विधि के अंतर्गत नहीं लाएगा, तब तक क्या रहेंगे, ये निलंबित ही रहेंगे। तो आप लोग इसको याद रखना। ये थे हमारे किसमें प्रकार में कि मौलिक अधिकारों में और डीपीएसपी में क्या अंतर है। तो अच्छे से आप लोगों ने समझा इसको, और कोई भी पॉइंट आपको लगता है समझ में नहीं आया है तो आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट्स करनी है और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के संबंध में। तो आप लोग ध्यान से समझना मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। किसके संबंध में बात करते हैं, अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य और कहाँ पर इनका प्रावधान किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं इनको, फंडामेंटल ड्यूटीज। और कहाँ प्रावधान देखने के लिए मिलता है, भाग नंबर 4A या 4K। और उसके बाद आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल अनुच्छेद 51A में प्रावधान किया गया है। अब ध्यान से पहले आप लोग समझो इसके बारे में, फिर हम पॉइंट लिखते हैं और उसके बाद हम इनको समझ लेंगे होते कितने हैं, कब किस में प्रावधान किया गया। तो इनके बारे में थोड़ी हिस्ट्री आप लोग सुनो इनकी क्या है। अब बात आती है कि सरकार पर यह दायित्व तो बनाया गया कि सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकार दे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नागरिकों के लिए हों, लोगों के लिए हों, जनता के लिए हों। तो इनके संबंध में कोई ऐसा कर्तव्य भी तो बनाया जाए जो लोगों का हो, ताकि उसके अनुसार क्या करें, कार्य करें लोग, यानी नागरिक उसके अनुसार ही कार्य करें। तो उनका भी तो कुछ कर्तव्य होना चाहिए, या उनको मौलिक अधिकार ही दे दिए जाएं, बाकी उनसे कोई भी अधिकार ना लिए जाएं, उनका कोई कर्तव्य ना हो राष्ट्र के प्रति। तो इसको देखते हुए, यानी मौलिक अधिकारों की प्रकृति को देखते हुए, ये सरकार का अधिकार होगा कि मौलिक अधिकार किसको प्रदान है, नागरिक को प्रदान है। तो इनके यदि निलंबन हो जाता है मौलिक अधिकारों का तो आप लोग न्यायालय में जा सकते हैं। पर यहाँ पर प्रावधान किया गया कि कुछ
मौलिक कर्तव्य भी तो होने चाहिए नागरिकों के, जो राष्ट्र के निर्माण में क्या हों, सहयोग दें। तो यहाँ पर इसी तर्ज पर ही किसका प्रावधान किया गया, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। और इसके संबंध में यदि हम बात करें इसको कहाँ से लिया गया, तो इसकी हम बात करें तो सोवियत संघ USSR, या फिर जिसको हम बोलते हैं वर्तमान में रूस से इनका प्रावधान लिया गया मौलिक कर्तव्यों का, कि राष्ट्र के प्रति भी प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होगी यदि मौलिक अधिकार उसको दिए गए हैं तो। हालांकि हम उसको ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य जबरदस्ती करने ही करने होंगे, पर वहाँ ड्यूटीज़ है नागरिक की। हम बात करेंगे कौन कौन से कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य जो नागरिकों के इस समय वर्तमान में हैं। तो यहाँ हम बात करें किसके संबंध में, ये दिए गए थे कि हमारे मौलिक अधिकार और DPSP यानी फंडामेंटल राइट सरकार के द्वारा दे दिए गए, और दूसरे कंडीशन की मैं बात करूँ DPSP सरकार के द्वारा राज्य को दे दिए गए। तो इसमें ही इसके आधार पर ही इनके लिए कोई भी नागरिकों का भी तो कोई कर्तव्य बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य यहाँ बनाया, और इसी आधार पर ही राष्ट्र का निर्माण में सहयोग दे सके नागरिक, ये अधिकार यहाँ पर रखा गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। अब हम यहाँ बात करते हैं कहाँ से इनको लिया गया, तो सोवियत संघ रूस से इनका प्रावधान किया गया। और किसकी सिफारिश पर ये प्रावधान किया गया, तो वहाँ पर हम बात करते हैं इनको लिया कहाँ से गया था, तो इनको सोवियत संघ और रूस, वर्तमान में रूस से लिया गया था। और यदि मैं बात करूं यहाँ पर कितने मौलिक अधिकारों की बात सबसे पहले कही गई थी और किसने मांग की थी मौलिक अधिकारों की, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी इसके संबंध में। कौन सी समिति बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति इनके संबंध में बनी। और इन्होंने इस समिति ने मांग की कि मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, और इनकी संख्या को भी बताया कितनी संख्या इनकी रखी जाए। तो इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों की बात कही कि 8 मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, कहाँ पर, संविधान में, जो राष्ट्र के निर्माण में सहयोग कर सके नागरिक। तो वहाँ सबसे पहला सवाल बनता है एग्ज़ाम में कि किसने या किसकी समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों की मांग की गई थी, तो वहाँ आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और वहाँ पूछेगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सबसे पहले कितने कर्तव्यों की मांग की थी, तो वहाँ 8 मौलिक कर्तव्यों की मांग की गई थी। अब इस जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की तो मांग की, तो संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य ही जोड़े गए, या फिर और ज़्यादा जोड़े गए, या फिर और कम जोड़े गए। तो वहाँ पर 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो 10 मौलिक कर्तव्यों को यहाँ जोड़ा गया। तो यहाँ हम बात करें कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। मांग कितने की थी, 8 की। कौन सी समिति थी, ये हमारी सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। तो वहाँ पर यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर और भी सदस्य थे, तो यहाँ इस समिति में सरदार स्वर्ण सिंह तो अध्यक्ष थे, और इसमें 4 मेंबर थे, 1+3। कितने, 1+3, 1 अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य हैं। जैसे
एस एस रे हैं, ए आर अंतुले हैं। तो यहाँ एक सदस्य और हैं, तो उनके नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और याद रखना भी चाहो तो आप लोग रख सकते हैं। उनके नाम क्या क्या हैं लिख लो आप लोग। पहले सदस्य और कौन है इस समिति में? एक तो हैं एस एस रे, और दूसरे सदस्य की मैं बात करूं तो दूसरे सदस्य यहाँ हैं एस आर अंतुले, और तीसरे सदस्य की मैं बात यहाँ पर करूं तो कौन है? सी एस स्टीफन, ए आर अंतुले हैं, और यहाँ सी एस स्टीफन। ये 3 अन्य और सदस्य थे, किसमें? सरदार स्वर्ण सिंह समिति में। कितने मौलिक कर्तव्यों की मांग की थी? 8। कितनों को जोड़ा गया? 10 को जोड़ा गया। और यहाँ पर वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 3 सवाल यहाँ से बनते हैं, और पहला सवाल बनता है कि जब मांग की गई थी तो कितने मौलिक कर्तव्यों की मांग की गई थी? तो वहाँ आपका आंसर होगा 8 मौलिक कर्तव्यों की मांग की गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। पहला सवाल। और दूसरा सवाल यहाँ से क्या बनेगा? दूसरा सवाल यहाँ से बनेगा कि कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया संविधान में? तो वहाँ पर 10 आंसर होगा, 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। और तीसरा सवाल बनेगा वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वहाँ आंसर होगा आपका 11। कितने अधिकार हैं वर्तमान में? मौलिक अधिकार 11 मौलिक अधिकार हैं। और 11वें की मैं बात करूं उसको कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। और इसमें क्या प्रावधान किया गया? 11वें मौलिक कर्तव्य में लिखवा भी दूंगा लास्ट में मैं 11वें को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए भी शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये तो मौलिक अधिकारों में उनका अधिकार दिया गया कि आप लोग स्कूल जाइए और शिक्षा प्राप्त करिए। कहाँ पर? आर्टिकल 21A और उसके बाद 45 में। अब यहाँ ये माता पिता का कर्तव्य यहाँ बताया गया कि माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं उनके लिए शिक्षा प्रदान या उनको शिक्षा संस्थानों में भेजने का अधिकार किसका होगा? तो माता पिता का अधिकार होगा। यहाँ ये माता पिता का कर्तव्य होगा कि आप लोग अपने बच्चों को कहाँ पर भेजें? शिक्षा संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो ये 11वां हमारा क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। तो ये थे हमारे किस माध्यम से किसको जोड़ा गया। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे, मैंने आपको सब कंप्लीट समझा दिया है। अब हम बात करेंगे लास्ट जो अपने मौलिक कर्तव्य हैं कितने, अलग अलग एक एक को सिंगल को हम पढ़ेंगे तो वीडियो इसलिए लंबा हो जाएगा। तो मैं उसको अगले में बताने की एक सेपरेट 11 के 11 वहाँ आपको समझाऊंगा। जैसे राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए, इस तरीके के सारे प्रावधान हैं। और जो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी आंदोलन हुए हैं उनको संजोए रखना चाहिए हृदय में, इस तरीके के प्रावधान हैं। प्रेरित उनसे होना चाहिए, ये सब के प्रावधान यहाँ देखने के लिए मौलिक कर्तव्यों में मिलते हैं। कौन कौन से हैं सबको मैं लिखवा दूंगा, अच्छे से समझा भी दूंगा, तो आप लोग परेशान नहीं होना है। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखा करो और उसके बाद आप लोग देखने के बाद शेयर कर दिया करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कंप्लीट आपको लिखना है ये, क्योंकि कल मैं आपको मौलिक कर्तव्य ही लिखवाने वाला हूँ, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।